नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है ईस्ट। ईस्ट जिसे बेसिकली फंजाई की भाषा में हम सैकरोमाइसिस के नाम से जानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सैकरोमाइसिस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर, जहाँ पर हम जानेंगे सैकरोमाइसिस के अंदर कौन से वेरियस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके टीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप हमारे साथ मिलकर के डेली पीडीएफ स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आज हम ईस्ट यानी कि सैकरोमाइसिस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो एक तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है सैकरोमाइसिस का, जहाँ पर आप छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या किस टाइप का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, ये अंडर माइक्रोस्कोप अगर आप देखें तो और भी ज़्यादा ब्रॉड नज़र आएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक्स हैं और ये चीज़ें अगर आप ये स्क्रीन पे इमेज इसलिए दी गई है दोस्तों ताकि ये इमेज आपको आगे जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसको समझने में और भी ज़्यादा हेल्प करे। तो चलिए आई होप आपने स्क्रीन पे ये जो इमेज है ईस्ट की या सैकरोमाइसिस की उसे आपने देख लिया होगा थॉरली। अब चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सैकरोमाइसिस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सैकरोमाइसिस के बारे में। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि सिस्टमैटिकली जो ईस्ट है यानी सैकरोमाइसिस है वो कहाँ स्टैंड करता है, यानी कि जो बेसिक से नॉलेज है। हालांकि इन सब चीज़ों का आपके एग्जाम के पर्पसेस से इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फॉर द शेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ सैकरोमाइसिस। तो चलिए देखते हैं। किंगडम की बात करी जाए तो किंगडम जो है सैकरोमाइसिस का वो है माइकोटा और डिवीजन है यू माइकोटा। सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना और क्लास है हेमिएस्कोमाइसीट्स और ऑर्डर है एंडोमाइसिटेल्स और फैमिली है सैकरोमाइसिटेसी। तो दोस्तों अगर सिस्टमैटिक पोजीशन समझने में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो फंगस का, एलेक्सोपोलिस और मिम्स का, तो उसे आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, बॉटनी की प्लेलिस्ट में, जहाँ पर आपको जितने भी बेसिक स्पीशीज़ हैं एल्गीज़ की या फिर फंजाइज की, वहाँ पर आपको डिटेल में हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी सिस्टमैटिक पोजिशन। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों फंजाई से रिलेटेड जो जनरल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कॉमनली जो सैक्रोमाइसिस है उसे क्या कहा जाता है। तो कॉमनली दोस्तों जो ईस्ट है यानी कि जो सैक्रोमाइसिस है उसे ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे बेकर्स ईस्ट भी कई जगह बोला जाता है, क्योंकि ये यूज़ होती है वाइन या फिर बेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, जहाँ पे वाइन्स बनती हैं या फिर जहाँ पे केक या कुकीज़ या पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जनरली ईस्ट का या सैक्रोमाइसिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पसेस से, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम्स में देखेंगे, इसलिए इन सारी चीज़ों का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से यानी कि ईस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स? पहला जो एंजाइम है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वर्टेज, ठीक है। तो ये जो है यानी कि ईस्ट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। पहला एन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वर्टेज एंजाइम एंड दूसरा एन इंट्रासेलुलर जाइमेज, यानी कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होता है दैट इज इन्वर्टेज और एक इंट्रासेलुलर एंजाइम है जिसे हम जाइमेज के नाम से जानते हैं। जो ईस्ट होता है वो दो तरीके से फर्मेंटेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। कैसे?
पहला है एक एंजाइम इन्वर्टेज के प्रोडक्शन के द्वारा और दूसरा है एंजाइम जाइमेज के प्रोडक्शन के द्वारा। ये जो पहला एंजाइम है इन्वर्टेज, ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलाइज करना केन शुगर को डेक्सट्रोज में, ठीक है, या फिर इन्वर्ट शुगर में। और दूसरा जो एंजाइम है जाइमेज, उसका फंक्शन क्या होता है, इन्वर्ट शुगर को कन्वर्ट कर देना इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें थी दोस्तों। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अब आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो यहाँ थैलस होता है, यानी जो बॉडी होती है प्लांट बॉडी, यानी कि ईस्ट की बॉडी यहाँ पे यूनिसेलुलर होती है, लेकिन ड्यूरिंग रैपिड मल्टीप्लिकेशन और बडिंग जो सेल होती है वो अटैच्ड होती है छोटे छोटे चेन्स के फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में, चलिए देखते हैं। कुछ इस टाइप से अटैच्ड होती हैं, ठीक है, चेन के फॉर्म में कुछ इस टाइप से आपको अटैच दिखाई देंगी। जब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है इन सब के अंदर या ईस्ट के अंदर, जब आप बडिंग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, उस टाइम आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और माइसीलियम मीन्स आपको पता ही है, ठीक है। तो माइसीलियम, इसे स्यूडोमाइसीलियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉल्स माइसीलियम होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन। हालांकि ये बाद में डिटैच हो जाते हैं ना, अलग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, इसलिए इसे स्यूडोमाइसीलियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सेल्स में भी ग्लोबुलोस, यहाँ जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है ये कई सारे शेप्स में पाए जाते हैं। कई बार ये ग्लोबुलोस यानी बूंद की तरह या ड्रॉपलेट्स की तरह नज़र आएगी, गोल गोल। कभी एलिप्टिकल नज़र आती है कुछ इस टाइप की, कभी कभी ओवल नज़र आती है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस टाइप का, और कई बार रेक्टेंगुलर शेप की भी नज़र आती है, और जिसका साइज़ होता है 5 to 6 इंटू 6 to 8 मिलीमीटर, ठीक है। ये साइज़ जनरली आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके मन में एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ कितना साइज जो होता है बेसिकली वो सैक्रोमाइसिस का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ से दो चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक है कि स्यूडोमाइसीलियम टर्म क्या होता है और ये किस टाइम यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसका साइज़ कितना होता है, और आपको रेंज याद रखनी, ठीक है। एग्जैक्ट आप नहीं याद कर सकते तो आप रेंज याद कर लें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ थी, उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा रिवील किया, जहाँ पर हमने देखा कि जो केमिकल एनालिसिस थी सैक्रोमाइसिस सर्वेसी की, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ की गई तो यहाँ पर पाया गया कि जो सेल वॉल थी सैक्रोमाइसिस की वो 3 टाइप्स की थी, ठीक है। यानी जो सेल वॉल थी, जो आउटर लेयर हमने देखी ईस्ट की, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जो आउटर लेयर थी यानी कि फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ये बनी हुई थी, यानी कि ये लेयर, ठीक है, ये बनी हुई थी प्रोटीन मैनन के द्वारा और कुछ काइटिन के द्वारा, ठीक है। यहाँ मैनन और जो काइटिन है वो एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, एक टाइप्स के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि काइटिन एक ऐसा जनरल सा और कॉमन सा कंपोनेंट है जो ऑलमोस्ट सभी फंजाइज में पाया जाता है, लेकिन जो मैनन है ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो केवल सैक्रोमाइसिस में पाई जाती है। और भी लेकिन बहुत ज़्यादा और भी फंजाइज में पाए जाते हैं, पर बहुत लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। यहाँ जो मिडल लेयर होती है जनरली वो बनी हुई होती है ग्लूकेन प्रोटीन के द्वारा, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो बनी हुई होती है प्रोटीन ग्लूकैन की, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो ईस्ट की जो लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहली जो होती है लेयर आउटर मोस्ट लेयर, वो प्रोटीन और मैनन के द्वारा बनी हुई होती है और काइटिन के द्वारा। जो मिडल लेयर है वो बनी हुई होती है ग्लूकेन, और जो इनर मोस्ट लेयर है यानी कि ये बनी हुई होती है प्रोटीन ग्लूकेन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि कुछ फॉस्फेट और लिपिड्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेलुलोज जो होता है सेल वॉल में वो एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर काइटिन, मैनन, प्रोटीन और ग्लूकैन और प्रोटीन ग्लूकैन भी पाया जाता है। साथ ही साथ लिपिड्स भी पाए जाते हैं, फॉस्फेट भी पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है,
ठीक है। और इनर जो मेम्ब्रेन है जिसके बारे में हमने बात करी थी कि ये जो इंटरनल लेयर है, ठीक है, इसे प्लाज्मा लेमा कहा जाता है, जो कि अनयूजुअल यूनिट मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिसके अंदर कुछ इलोंगेटेड पिट्स और इन्वेजिनेशंस भी पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से गहरा सा एरिया पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब बात करें इसकी सेंट्रल एरिया की, तो सेंट्रल एरिया में जो सेल है सैक्रोमाइसिस की, उसके अंदर एक लार्जर सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जिसकी आउटर लेयर को हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल ये जो सेंट्रल वैक्यूल आप देख रहे हैं, इसके आउटर लेयर जो है उसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट, जिसके अंदर एक वाटरी सब्सटेंस भरा हुआ होता है और कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं पॉलीमेटाफोस्फेट के और लिपिड के। यानी कि जो वैक्यूल है उसके आउटर लेयर क्या है, टोनोप्लास्ट, और उसके अंदर क्या फिल्ड है, कुछ ग्रेन्यूल्स है और कुछ वाटरी सब्सटेंस है। इसके साथ साथ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं पॉलीमेटाफोस्फेट के और साथ साथ में लिपिड्स के, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है इसका वो काफ़ी ग्रैनुलर होता है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये जो इमेज है ये आपको यही क्लियरली समझाने के लिए है कि जो इमेज है जनरली वो आपको इसलिए हेल्प करते हैं ताकि आप कोई चीज़ देखकर या सुनकर अगर नहीं समझ पाते तो इमेज की हेल्प से वो चीज़ें आपके सामने एग्जैक्टली क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर है और ये ग्रैनुलर जो शब्द है वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कैसे छोटे छोटे ब्लैकिश जो आप डॉट्स देख रहे हैं, दीज आर ग्रैन्यूल्स, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इस सेल के अंदर यानी कि सैक्रोमाइसिस के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला न्यूक्लियस जो कि इसके लिविंग होने को प्रमाणित करता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्गी अपरेटस जिसका काम होता है पैकेज बना बना के सेल के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। और अदर सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं ग्लाइकोजन बॉडीज, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये अगर आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि आप जो फंजाई है उसकी सेल वॉल में फंजाई की सेल में या बॉडी में कौन सा सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता, तो आपको वहाँ पे बताना है क्लोरोप्लास्ट। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, दैट इज़ वाई दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। ये क्या है, ये सब है हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, फंजाई, क्योंकि डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस पे प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनमें होते हैं, जैसे प्रोटीएजेस होता है, स्टरेजेस होता है, राइबोन्यूक्लियस होते हैं, और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसकी आउटर लेयर परफोरेटेड और डबल मेम्ब्रेनस पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेनस तो आपने देखा होगा कि सारे न्यूक्लियस ही ऑलमोस्ट के हर केस में आपने डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ही देखा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि न्यूक्लियस यहाँ बाईपर्टाइट होता है, बाईपर्टाइट नेचर का होता है। दैट मीन्स इसके अंदर दो आपको दिखाई देंगी लेयर्स, ठीक है। लेयर मतलब आउटर लेयर नहीं, ये जो आपका सेंट्रल एरिया है ना, ये दो सेक्शंस में आपको डिवाइडेड दिखाई देगा, ठीक है। पहला है मेजर फ्यूल जेल पॉजिटिव और दूसरा है और स्मॉलर फ्यूल जेल नेगेटिव, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था मूर एंड बुलादर के द्वारा, ठीक है, और इन द ईयर 1963, ठीक। चलिए तो थी आपने, अब इसे आपने ओरली पढ़ा, ठीक है। अब देखिए इमेज की सहायता से ये चीज़ें और भी आप लोग को क्लियर होंगी, ठीक है। पहला सैक्रोमाइसिस की जो लेयर होती है डबल लेयर्स में पाई जाती है। इनके सेल वॉल के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं काइटिन के साथ साथ पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन और मैनिन। इसके साथ साथ में लिपिड्स, प्रोटीन्स और फॉस्फेट पाए जाते हैं, लेकिन सेलुलोज एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं दोस्तों राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, वो होते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, ग्लाइकोजन बॉडीज, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये तो हमने अभी मेंशन करा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक लार्जर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है,
और इनके अंदर एक सेंट्रल लार्जर वैक्यूल पाया जाता है और जिसकी लेयर जो होती है उसे टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इसी लार्जर न्यूक्लियस के इसी लार्जर वैक्यूल के अंदर कुछ क्रोमेटिन थ्रेड्स भी पाए जाते हैं। ये क्रोमेटिड जो थ्रेड्स हैं, ये इनका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं इन्हें वैक्यूल, अभी हमने क्या कहा कि एलेक्सोपोलिस और इसके साथ साथ जो वेगर और पेनिस्टन थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस का। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड्स नहीं पाए जा रहे। क्रोमेटिड्स कहाँ पाए जा रहे हैं, वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसीलिए जो पेनिस्टन थे और जो साइंटिस्ट एलेक्सोपोलिस थे, उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि यहाँ जो क्रोमेटिन थ्रेड्स थे वो न्यूक्लियस के अंदर ना प्रेजेंट होकर के कहाँ प्रेजेंट थे, वैक्यूल्स के अंदर। यानी कि ये जो वैक्यूल था किसकी तरह फंक्शन कर रहा था, ये फंक्शन कर रहा था एक न्यूक्लियस की तरह। ठीक है, और यहाँ जो न्यूक्लियस था इसके पास से बिल्कुल एक छोटा सा न्यूक्लियोलस भी था। ठीक है, और यही जो चीज़ें हैं वो यही जो चीज़ें हैं वो सैक्रोमाइसिस को थोड़ा सा स्पेशल बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो सैक्रोमाइसिस का आप सभी को क्लियर हुआ होगा और यहाँ से आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो गेन किया होगा। लेकिन फिर भी आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इनएप्रोप्रिएट लगता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शालीनतापूर्वक लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ी सैक्रोमाइसिस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। आई होप आपने कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, और दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को तैयार करने में, तो प्लीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना अगर आप चाहते हैं टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।